तो तमाम लोग उससे पहले बहुत बेहतरीन होते हैं या थोड़े से अच्छे नहीं होते हैं, आने के बाद बहुत अच्छे हो जाते हैं या फिर बदल जाते हैं। तो आदर्श मानना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को बहुत पसंद करता हूँ। APJ अब्दुल कलाम जी को देखता रहता हूँ, और तमाम ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, जिन्होंने संघर्ष किया, जो ज़मीन से निकल करके, और पेपर, आप कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति पेपर बांट करके और देश का राष्ट्रपति बन जाता है। मैंने उनका एक नमस्कार, व्यक्ति विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदित्य त्रिपाठी। आज हमारे साथ जो शख्स यहाँ पर मौजूद है उनका भी नाम आदित्य है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूँ। हमारे साथ हैं आदित्य शुक्ला जी, जो गोरखपुर के NSUI के महानगर अध्यक्ष भी हैं, साथ ही एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर ये समाज के लिए भी बहुत कुछ करते रहते हैं। अभी इनसे बातचीत होगी तो उसमें भी आपको पता लगेगा। कोरोना काल में भी जब दूसरी लहर आई थी, खासकर जो गोरखपुर में, उसमें भी ये काफ़ी सक्रिय थे लोगों की मदद करने के लिए। तो आदित्य जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। प्रश्नों का दौर शुरू करें। थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताइए, उस बारे में क्या क्या आपकी पृष्ठभूमि, उस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मूलतः मैं संतकबीर नगर का रहने वाला हूँ। हमारा गांव सिकरीगंज से 3 किलोमीटर आगे मुंडेरा शुक्ल है, वहाँ का मैं निवासी हूँ। और वर्तमान समय में गोरखपुर में जटेपुर उत्तरी में हमारा मकान है, वहाँ पे मैं पूरे अपने परिवार के साथ रहता हूँ। और हमारी शुरुआती शिक्षा जो हुई, प्रारंभिक शिक्षा, वो वहीं पे निकट एक विद्यालय है, बाल शिक्षा मंदिर, जो वर्तमान समय में BSM पब्लिक स्कूल है, अंग्रेजी माध्यम हो गया। तो 7वीं तक हमने पढ़ाई वहाँ की, और उसके तत्पश्चात हम सरस्वती शिशु मंदिर, पक्की बाग, गोरखपुर, तो 7 से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई हमारी वहाँ संपन्न हुई। और उसके बाद मैंने जो है फॉर्म भरा था BHU का। तो मैंने सिर्फ एक ही फॉर्म भरा, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का, क्योंकि मैं कंफर्म था, अंदर से ये था कि हाँ हो जाएगा। अंत में दोस्तों के कहने पे या तमाम लोगों के गोरखपुर विश्वविद्यालय का भी फॉर्म भर दिया गया। तो किन्हीं कारणों से मैं रह गया, विश्वविद्यालय BHU नहीं मिल पाया। उसके बाद मैंने यहाँ पे गोरखपुर विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन करा लिया, और इस समय वहीं पे अध्ययनरत हूँ। ग्रेजुएशन का छात्र हूँ। ग्रेजुएशन के छात्र हैं आप। राजनीति में आप आए, NSUI के आप महानगर अध्यक्ष भी हैं। ये सफ़र कैसे शुरू हुआ राजनीति वाला? देखिए, शुरू से मेरा लगाव और जो मेरा पसंद थी वो लोगों से बातचीत करने की थी। जब मैं था सरस्वती शिशु मंदिर में, तो वहाँ पे भी जो कर्मचारी थे उनसे मेरी आदत थी कि मैं वहाँ जा कर के उनको नमस्कार करना, और अपने भाषा में, जिस भाषा में वो बात करना चाहते थे उस भाषा में मैं बातचीत करके उनका हालचाल लेना, ये शुरू से आदत रही। तो विश्वविद्यालय में जब एडमिशन हुआ तो विश्वविद्यालय में पढ़ने लगे, तो बातचीत से मित्रता बढ़ते चली गई। मित्रों के बीच हंसते बोलते बातचीत करते थे, ठीक ठाक बोल लेते थे, तो लोगों को पसंद आने लगे। तो लोग साथ खोजते थे, साथ बैठते थे, बातचीत करते थे। तो एक समय ऐसा आया जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया, तो मुझे एक व्यक्ति ने संदेश भेजा फेसबुक के माध्यम से कि परीक्षाएं हो रही हैं हमारी, और परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। कारण यह है कि वो असम से आते हैं, और असम से रेलगाड़ी का उस समय बंद, पूरे देश में पहली बार रेलगाड़ी बंद हुई थी। तो ऐसी स्थिति थी। तो मैंने सोचा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब मैं पहली बार गया तो मुझे कुलपति का ऑफिस तक नहीं पता था कि कुलपति बैठते कहाँ। मुझे ये तो पता था कि मुझे इसके लिए कुछ करना है कि परीक्षाएं न हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता कुलपति बैठते कहाँ हैं। अच्छा ये है कि अब आप सीधे किसी से पूछेंगे तो ये भी अपने आप में कि भाई कि कोई आपसे कह रहा है, कुछ समझ के कह रहा है, आप कैसे किसी से पूछ लें। तो मैं गया, तो मैं वहीं विश्वविद्यालय गेट पे ही जो कर्मचारी होते हैं, तो उनसे मेरी बातचीत थी अच्छी। तो मैंने उनको नमस्कार किया, उनसे पूछा कि और क्या हाल चाल है आपका। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तो बढ़िया हैं। तो हमने कहा आपकी भी कोई मुद्दे हैं? उन्होंने कहा हमारे मुद्दे कैसे? उन्होंने कहा जा रहा हूँ कुलपति जी से मिलने, आपके भी कोई मुद्दे हों तो बताइए, आपकी भी बात हो जाए। वो कहा कि यही है बाबू, तनख्वाह नहीं मिल रही है अभी, लेकिन चल जाएगा, ठीक है। हम कहाँ बैठे हैं कुलपति जी? कहा यहीं बैठे हैं AD बिल्डिंग में। अब मैं समझ नहीं पाया AD बिल्डिंग। हमने कहा AD बिल्डिंग यहीं अंदर? कह रहा अरे AD बिल्डिंग यही ना बगल वाली। हम कहा हाँ वही सामने ना। कह रहा हाँ। वहाँ गया, पूछते पूछते पहली बार कुलपति जी के ऑफिस पहुँच गया। मैं था, मेरा एक मित्र था।
तो पहुंच गए। अब कुलपति जी के ऑफिस के अंदर गए तो पहली लहर जब आई थी तो पहली लहर में भी तब लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं बदली हुई थी। तब लोग ऑक्सीजन सिलेंडर और बेड की मांग नहीं करते थे। तब लोग जो प्रवासी मजदूर दूर दूर से आ रहे थे उनको भोजन की आवश्यकता थी, तो हम लोग वो करते रहते थे। तो कुलपति जी से मुलाकात हुई तो बातचीत होने लगी। उन्होंने कुछ समय बाद कहा बैठिए। बैठने के बाद बातचीत, मैंने उनसे सारी बातें बताई तो बड़े सम्मान से वो मेरा ज्ञापन लिए। अब मुस्कुराते हुए फोटो उनकी पहली बार मैंने देखी अपने ज्ञापन में ही। तो ये सिलसिला जारी हुआ और तब से लेकर के पिछले साल बहुत मेहनत की गई। मुझे लगा कि कुछ किया जा सकता है कि परीक्षाएं न हो, और अंत में ईश्वर के आशीर्वाद से, लोगों के साथ से, छात्रों के साथ से, लोगों ने अग्रजों का बहुत स्नेह मिला। परीक्षाएं रद्द हो गई, और जब परीक्षाएं रद्द हो गई तो फिर लोगों ने ही उस तरफ देखा मुझे कि आप कर सकते हैं, आप आइए करिए। तो फिर लगातार विश्वविद्यालय में सक्रियता बढ़ी और लगातार कार्य कर रहा हूँ समाज के लिए। NSUI जब आपने ज्वाइन किया जी, और महानगर अध्यक्ष बनने का, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं 5 अक्टूबर को लखनऊ में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। माननीय अजय लल्लू जी के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष हम लोगों ने NSUI नहीं, कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। विश्वविद्यालय में लगातार सक्रिय था। मुझे लग गया था कि अच्छा, बहुत प्रारंभिक लोग क्या करते हैं कि काफ़ी समय बाद छात्र राजनीति करते हैं, फिर जाकर के पार्टी चुनते हैं, पहले छात्र संगठन। मेरे मन में शुरू से ये बात तय थी कि करना अगर मुझे यही है तो मैं शुरू से आऊँगा। मैं एक समय नहीं दूंगा कि पहले ये फिर वो, नहीं। अगर मेरा मन में, मस्तिष्क में तय हो गया है तो मैं उसी हिसाब से काम करूँगा। तो मैंने सीधे कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। पढ़ाई करते समय मतलब तमाम छात्र संगठन है वहाँ पे, तमाम पार्टियाँ, राजनीति, कांग्रेस ही चुनने का उसका रीज़न क्या? देखिए, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, और बहुत से लोग, मेरे तमाम परिचय के लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर के और भाजपा में भी हैं। अच्छा, उन्होंने मुझे पहले भी कहा कि ये संगठन आपके लिए है या ये पार्टी आपके लिए है, और वो केंद्र में भी है। कांग्रेस की स्थिति हमें आपको पता है। खैर, हमारी पार्टी बहुत संघर्ष कर रही है सड़कों पे वर्तमान समय में, लेकिन जो स्थिति में मैंने ज्वाइन किया पार्टी, उस स्थिति में लोगों ने मुझसे कहा कि नहीं, ये गलत निर्णय हो गया, यहाँ ये नहीं होना चाहिए था। तो मेरे मस्तिष्क में शुरू से यही रहा है कि पार्टी कभी वो मत चुनिए कि जो सिर्फ सत्ता देख करके, कि अगर वो सत्ता में है या आने वाला समय उसका है। पार्टी वो चुनिए जो आपके अंदर से, दिल से आवाज़ निकले कि ये पार्टी आपके लिए सही है। मेरी विचारधारा कांग्रेस की रही। वैसे भी कोई था क्या? नहीं, पारिवारिक पृष्ठभूमि से कोई भी पार्टी में या राजनीति में नहीं रहा है। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो राजनीति में आया हूँ। तो मेरे मस्तिष्क में सिर्फ इसलिए ये बात एकदम पुख्ता थी कि मुझे कांग्रेस ज्वाइन करना है। कारण सिर्फ ये था क्योंकि मैं लगातार देख रहा था। अच्छा, आप जब युवा होते हैं तो आप समाज में देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें क्या चल रही हैं। तो मैं देखता था कि कौन सी पार्टी किस तरह से काम करती है। तो क्षेत्रीय पार्टियों को तो मैं समझ चुका था। क्षेत्रीय पार्टियां सिर्फ सरकार बनाने के लिए, कैसे सत्ता में आया जाए उसके लिए जो भी किया जा सकता है वो करती हैं क्षेत्रीय पार्टियां। मैं क्षेत्रीय पार्टियों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। मैं समझता हूं कि केंद्र स्तर की पार्टियां होनी चाहिए। कारण यह है क्योंकि वो केंद्र स्तर पे काम करती हैं, और राज्य में आपको किसी भी हाल में सरकार बनानी है। तो सपा, बसपा और भी अन्य दल जो है वो तो शुरू से मस्तिष्क में नहीं थे। 2 पार्टियां बसती थी, भाजपा और कांग्रेस। अब भाजपा को मैं सिर्फ इसलिए देख रहा था क्योंकि भाजपा में जो है वो आपको सिर्फ जाति के आधार पे नहीं, धर्म के आधार पे भी बांटते हैं, और धर्म के आधार पे बांटने का काम करते हैं, और जो कि वही बात वो नहीं मानते हैं। करते वही हैं, मानते नहीं। कांग्रेस एक पार्टी ऐसी जिसको आप कभी कह ही नहीं सकते कि वो किस संप्रदाय की पार्टी है, किस जाति की पार्टी है। तो ये बात मुझे कांग्रेस में शुरू से बहुत अच्छी लगी। यही कारण रहा कि मैंने देखा कि अगर संघर्ष करने का समय है, मैं युवा हूँ, अगर अभी मैं नहीं जुड़ूंगा, अगर ये बुरा समय कांग्रेस का चल रहा है और बुरे समय में मैं नहीं जुड़ूंगा तो कैसे अच्छा समय आएगा। युवाओं को ही परिवर्तन करना है तो मुझे ही आगे आकर के जुड़ना पड़ेगा। तब से लगातार मैं संघर्ष कर रहा हूँ, और आने वाले भविष्य में उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी हमारी सत्ता में आएगी और देश को जिस विकास के रास्ते पे देश चल रहा था 2014 से पहले, उसी रास्ते पे वो लगातार अग्रसर होगा। मुझे लगता है आप 2014 के बाद देश विकास कर रहा है, गलत तरीकों से विकास कर रहा है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो सही दिशा में काम की जाती हैं। जैसे अगर आप कोई निर्णय लेते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उसकी अच्छाइयाँ आपको बतानी पड़ती हैं, उससे कितने लाभ जनता तक पहुँचे ये भी आपको बताना पड़ता है, या सरकार बताए।
लेकिन नोटबंदी का आज तक मुझे कोई लाभ नहीं मिला, न कोई बता पाया। नोटबंदी करके आपने कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया। लगन का समय था, उस समय शादियां चल रही थी, कितने माता पिता की मृत्यु हुई उसके कारण, इसका कोई लेखा जोखा किसी के पास नहीं है। ये सब तो बहुत गंभीर मुद्दे थे। बेरोजगारी आज 45 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ी है, तो सिर्फ ऐसे नहीं, छोटे छोटे ऐसे बड़े गलत काम किए गए हैं जैसे जिसमें नोटबंदी, जीएसटी, ये सब बहुत बड़े मुद्दे थे। आज हमारे देश में कोरोना आया, लेकिन 2017 में कोरोना नहीं था जब 8 नवंबर को ये नोटबंदी कर दी गई। इसके कोई लाभ नहीं है। इसमें लोग बताते थे कि चिप है, नैनो चिप से पता चल जाएगा कहाँ कितना स्टोर हुआ, क्या तमाम, वो एक वीडियो भी आज तक का वायरल हुआ था उनका। तो ये सब बहुत गलत चीज़ें हैं, इसका तो विरोध होना ही चाहिए। जनता ये नहीं समझती है कि आज जो बेरोजगारी बढ़ी है वो क्यों बढ़ी है, सरकार की गलत नीतियों की वजह से बढ़ी है। एक आम इंसान, उसको 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है पहले, देश उसके लिए तो लगता है कि 2014 के बाद ही बेरोजगारी बढ़ी है देश में, बहुत हद तक बढ़ी है। और ये तो रिकॉर्ड में है, ये तो सर्वे बता रहा है कि 40 साल, पिछले 40-45 साल के रिकॉर्ड अगर टूट रहे हैं तो फिर ये जाहिर सी बात है कि बढ़ रही है बेरोजगारी। कागजों में तो सरकार भी कई सारी नौकरियों की दावा कर रही है। तो कागजों में तो सरकार दावा कर ही लेती है, कागजों में तो बहुत अच्छे अच्छे दावे कर लेती है। कागजों में तो सरकार इतनी निपुण है कि वो जब पीएम केयर फंड दिया जाता है तो उस पर तो अभी आप भी दावा कर रहे थे कि कागजों में तो पहले भी नौकरियां तो थी। ये सरकारी रिपोर्ट है। सरकार जो केंद्र में होता है या राज्य में, वो अपना अच्छाई ही दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो रिकॉर्ड आया है, जो सर्वे आया है, वो तो सर्वे मानना पड़ेगा ना आपको कि वो। राजनीति में किसको आदर्श मानते हैं आप? देखिए, राजनीति ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप अगर आते हैं, देखते हैं तमाम लोगों को, तो आप सदैव सीखते हैं। कभी आप एक व्यक्ति तक ही नहीं सीमित रह सकते कि आप एक व्यक्ति को अपना आदर्श मान लें। और राजनीति में आने के बाद लोगों की मानसिकताएं भी बदलती हैं। मैंने ये महसूस किया, मैं देखता रहता हूँ। तो तमाम लोग उससे पहले बहुत बेहतरीन होते हैं या थोड़े से अच्छे नहीं होते हैं, आने के बाद बहुत अच्छे हो जाते हैं या फिर बदल जाते हैं। तो आदर्श मानना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को बहुत पसंद करता हूँ। APJ अब्दुल कलाम जी को देखता रहता हूँ, और तमाम ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, जिन्होंने संघर्ष किया, जो ज़मीन से निकल करके। और पेपर, आप कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति पेपर बांट करके और देश का राष्ट्रपति बन जाता है। मैंने उनका एक वीडियो देखा है अभी हाल ही में, वो एक कार्यक्रम में जाते हैं, तो उनके वर्तमान परिदृश्य से आपको वो वीडियो बताता हूँ कि अभी स्थिति क्या है और उनकी मानसिकता कैसी थी। वो वीडियो में जाते हैं तो 3-4 कुर्सियाँ लगी होती हैं, एक कुर्सी पे पूरा तौलिया लगा करके VIP की, ताकि उनको बैठने, वो आकर के तौलिया हटा देते हैं और फिर अपने नहीं बैठते हैं, पहले जनता से कहते हैं बैठ जाइए, फिर बैठते हैं। वर्तमान स्थिति में आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में क्या है। उत्तर प्रदेश में तो एक विशेष कलर का पूरा व्यवस्था होनी चाहिए, तब माननीय मुख्यमंत्री जी बैठते हैं। तो ये बदलाव आना चाहिए, क्योंकि जो भी राजनीति में जाता है वो ज़मीन से ही निकल के जाता है। और आप ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को दरकिनार करते हुए अपने आप को विशेष दर्जा देंगे, ये कहीं ना कहीं गलत है। मेरे अब्दुल कलाम जी जैसे, वो तो खैर सबसे महानतम श्रेणी में आते ही हैं, लेकिन वो गैर राजनीतिक व्यक्ति थे। आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो क्या राजनीति में आप किसी को आदर्श नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल राजनीति में अपने आदर्श मानते हैं। मैं राजनीति में वर्तमान समय में आदरणीय राहुल गांधी जी को अपना आदर्श मानता हूँ। मैं राजीव गांधी जी को अपना आदर्श मानता हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, वो हमारे आदर्श हो सकते हैं। युवाओं के लिए लगातार संघर्ष करते हुए आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे मार्गदर्शक हैं। हमारे लिए मार्गदर्शक राहुल गांधी और राजीव गांधी जी को। अच्छा, मैं शुरुआत में जो आप लोगों को बता रहा था कि आप कोरोना काल में काफ़ी, मैंने आपके सोशल मीडिया पे भी देखा था, बहुत आप एक्टिव रहते थे लोगों का। ये कहाँ से दिमाग में आया और ये कब से शुरू किया था? देखिए, 19 अप्रैल का दिन था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले कोरोना में भी मैं लगातार लोगों को भोजन पहुंचाने से लेकर के और तमाम जो हो सकता है वो लगातार मदद हो रही थी। तो इस बार जब मैंने 19 अप्रैल का दिन था सोमवार, तो मैं बैठा था। सेकेंड वेव लगभग आ चुकी थी और लोग परेशान होने लगे थे। मैंने कहा इस बार भी मदद करनी है मुझे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोगों को अब जो आवश्यकताएं, ज़रूरतें वो बदल गई थी। लोग मांग ही नहीं रहे थे भोजन, लोग बेड मांग रहे थे, ऑक्सीजन मांग रहे थे, सिलेंडर मांग रहे थे। मैंने कहा मेरे पास तो ऐसी कोई व्यवस्थाएं ही नहीं हैं और मुझे मदद करनी है, मैं कैसे करूँगा मदद लोगों की। तो मंगलवार का दिन था,
मंगलवार का मैं व्रत भी रहता हूँ, तो मैं मंदिर गया हुआ था। मंदिर से पूजा करके मैं घर आया और मैंने अपने ट्विटर पे ये लिख दिया, मुझे याद भी है, कि किसी को भी रेमडेसिविर इंजेक्शन, हॉस्पिटल बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता हो तो मुझसे तुरंत संपर्क करें। 100% गारंटी नहीं है कि आपका कार्य होगा, लेकिन 100% गारंटी है कि मैं अपना 100% दूंगा, इसकी पूरी गारंटी है आपकी। मैंने लिख दिया और यकीन मानिए मेरे पास कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, एक हॉस्पिटल बेड की व्यवस्था मेरे पास नहीं थी, न कोई ऐसा कांटेक्ट था जहां मैं फ़ोन करूं और मेरे कहने पे कोई कुछ दे दे। लेकिन मैंने लिख दिया क्योंकि मुझे मदद करनी थी। हमने कहा आप ईश्वर व्यवस्थाएं बनाएंगे, आप मेहनत करिए ईमानदारी से। मुझे पहला फ़ोन आया सिलेंडर भरवाने का। ईश्वर के आशीर्वाद से मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से 2-4 नंबर, उसी में सोशल मीडिया पे लगातार नंबर घूम रहे थे, एक आध नंबर लग गए, काम हो गया किसी तरह से। उसके बाद लगातार मदद का सिलसिला जारी हुआ। फिर स्थिति ऐसी आ गई थी कि अगर रात में आंख लग जाती थी तो एक ब्लूटूथ कान में लगा होता था, वो बज जाता था तो मैं सीधे उठ करके हाँ क्या चाहिए बताइए, ऐसी स्थिति थी। भोजन करने तक का समय नहीं मिल रहा था, क्योंकि जब आप लोगों के काम आने लगते हैं ना तो वो नंबर आपके सर्कुलेट होने में समय ही नहीं लगता। जैसे आपने मुझे फ़ोन किया, आपका काम हो गया, तो आप 10 लोगों को और नंबर देंगे। इस तरह से नंबर बहुत तेज़ी से फैल रहा था और लगातार दिन भर फ़ोन आ रहे थे। तो दिक्कत तो कोई नहीं हो रही थी क्योंकि अधिकतर लोगों की मदद हो रहे थे। और ऐसी स्थिति थी, ऐसे संबंध बन गए थे हॉस्पिटल वालों से कि वो खाली होने पे फ़ोन करके बताते थे कि ऐसा है कि शुक्ला जी 4 बेड है हमारे यहाँ। अच्छा 4 बेड, आपने तुरंत नोट डाउन कर लिए, तुरंत कोई फ़ोन आया, आपने तुरंत वहाँ भेजा और उस काम हो गया। समस्या वेंटिलेटर की थी सिर्फ, बाकी सारी सुविधाएं धीरे धीरे हो रही थी। तो ये चल रहा था। फिर एक दिन संयोग से मेरे पास फ़ोन आया लंदन से। वो मेरा पहला विदेश का फ़ोन था। तो मैं खुद में, जब वो आदमी ने कहा कि मैं लंदन से बात कर रहा हूँ, तो 2 मिनट के लिए मैंने कहा लंदन से फ़ोन आया, तो मैं खुद शौक था। उनके कोई रिश्तेदार थे यहाँ गोरखपुर में परिचित थे, तो सोशल मीडिया से उन्होंने भी मेरा नंबर पाया था, तो उन्होंने भी मदद मांगी, उनकी भी मदद की गई। तो फिर लगातार जितने भी लोगों ने फ़ोन किया, जहाँ से फ़ोन किया, जहाँ जितनी अपनी क्षमता हो सकती थी उस हिसाब से लोगों की मदद की। उसके बाद तमाम लोगों की सराहना मिली। दैनिक जागरण ने विशेष कवरेज बना के उसको अखबार में लगाया। वर्तमान समय में अभी हाल ही में यूनिसेफ, विश्व के संगठन से भी पुरस्कृत किया गया उसको लेकर के। तो लोगों के, देखिए पहला कदम आपको उठाना पड़ता है, सबसे मुश्किल वही होता है। उसके बाद ईश्वर व्यवस्थाएं बना पाते हैं। अन्यथा ऐसी स्थिति में जब विधायक, सांसद एक बेड के लिए परेशान थे, क्या इंजेक्शन के लिए गुहार लगा रहे थे ट्विटर पे, तो मैं एक सामान्य सा युवा कैसे लोगों की मदद कर पा रहा था? तो सिर्फ सब ईश्वर ही कर रहे थे। हाँ, हम लोगों ने मेहनत की ईमानदारी से, था अंदर कि हाँ करनी है मदद तो करनी है, सिर्फ यही बात थी, बाकी सब कुछ ऐसा। उस समय तो खैर बहुत सारे क्रिटिकल ऐसे मोमेंट थे जो आदमी कभी देखना पसंद भी ना करे, लेकिन कुछ ऐसा रहा हो जिसको करने में काफ़ी पसीने आपके छूट गए हों, चाहे बेड को लेकर के, वैसा कुछ हो तो एक बहुत ही, मतलब वो केस जो है दिल के बहुत करीब था। रात में 1:30 बजे फ़ोन आया। एक महिला थी और वो गर्भवती थी और वो कोरोना से भी पीड़ित थी। हॉस्पिटल वालों ने, एक हॉस्पिटल है उसका नाम नहीं लूँगा, कारण ये है कि उसने मदद भी बहुत की, उस समय शायद नहीं हो पाया, उसने बुला लिया था उनको, उन्होंने फ़ोन किया होगा और वो हॉस्पिटल वालों ने उनको बुला लिया कि अच्छा आप आइए भर्ती कर लेंगे। जब वो आए और जब उन्होंने हालत देखी हॉस्पिटल वालों ने, और उनका ऑक्सीजन, उस समय ऑक्सीजन का बड़ा बहुत चल रहा था कि ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन उनका कम हो रहा था बार बार और स्थिति भी बहुत ख़राब, वो भर्ती करने से मना कर दिए। अब रात में 1:30 बजे वो महिला अकेले अपने पति के साथ वहाँ परेशान, पति अकेला बेचारा परेशान, और उसने मना कर दिया आपकी नहीं भर्ती करेंगे। और वो जाए तो जाए कहाँ? तो मेरे पास 1:30 बजे फ़ोन आया रात में। मैं लगभग, अब सारे केस सॉल्व हो चुके थे, मैं सोने की तरफ था, तो मुझे फ़ोन आया, तो वो आदमी फ़ोन करते ही रोना शुरू कर दिया। मतलब बातचीत नहीं, सिर्फ फ़ोन उठा, हेलो, और रो रहा था। मैं परेशान हो गया। अच्छा, ऐसे केस लगातार फ़ोन पे रोने वाले, उस समय ऐसी स्थिति ऐसी थी कि आप सुनने के आदी हो गए थे, लेकिन फिर भी आदमी लोगों का दर्द समझ के अपना दर्द समझता है। तो मैं बहुत परेशान हो गया उसको लेके। हमने कहा अब कुछ भी हो जाए, इनको तो पहले बेड दिलाना है किसी भी हालत में। तो अब मैं पूरी टीम के साथ लग गया कि इनको बेड दिलाना है। सब लोग लगे हुए थे चारों तरफ, और वो बेचारे सिर्फ रो रहे थे। फ़ोन कर वो बता नहीं पा रहे थे कि कहाँ हैं, कैसे हैं। तो उनके साथ एक और महिला थी, उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, हम लोग यहाँ हैं इस हॉस्पिटल में। हमने कहा ठीक है। मैं बातचीत करते 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 तो एक हॉस्पिटल को मैंने फ़ोन किया, हमने कहा मेरे परिवार का केस है,
मैंने कहा जब उससे कि मेरे परिवार का केस है और बहुत हालत ख़राब है, अगर नहीं मिला बेड तो उनकी कुछ भी हो सकता है, उनकी मृत्यु तक हो सकती है, फिर हम लोग बहुत परेशान हैं। मैं लोगों की मदद इतने दिन से कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं, लेकिन आज मेरे परिवार की बात है, आप कुछ भी करके एक बेड दिलाइए। तो वो एक स्टाफ के लिए कुछ लोग रिजर्व कर लेते हैं स्टाफ के लिए, और उस समय तो बहुत रिजर्व भी चला। उसने अपने रिजर्व कोटे में से मुझे बेड दिलाया और रात्रि में जाके 2:30 बजे वो महिला एडमिट हुई। जब वो महिला एडमिट हुई तो आँख से आंसू आ गए कि आज मेहनत सफल हुई है, पहली बार लगा कि हाँ कुछ काम हुआ। और उस महिला ने मुझे लिख करके ऐसा भेजा कि मतलब वो चीज़ें आज भी दिल और दिमाग पे है। उसने कहा कि आप भगवान हैं मेरे लिए, अगर आप नहीं होते तो महिला की जान चली जाती, हम लोगों का परिवार उजड़ जाता, कोई नहीं बचता। महिला के साथ साथ उस बच्चे को आपने बचाया, 2 जीवन आपने दिए। हमने कहा हमने कुछ नहीं दिया, सब ईश्वर ही दिए, एक माध्यम बनाया मुझे मात्र। तो वो केस बहुत क्रिटिकल था और उसमें बहुत मेहनत लगी थी, और अंत में जब परिवार की बात आकर के तब जाके उन्होंने बेड दिलाया। अब वो महिला स्वस्थ है, वो बच्चा स्वस्थ है। हाँ, वो मिलने के लिए भी चाय पे भी बुला रहे हैं, एक दिन जाऊँगा चाय पीने उनके यहाँ। ये तो बहुत अच्छा है कि वो स्वस्थ हैं आज भी। NSUI के महानगर अध्यक्ष हैं आप। छात्र राजनीति तो खैर कोरोना काल में अभी पढ़ाई भी आप लोगों की ऑनलाइन ही चल रही है। 22 की तैयारी को लेकर के, जो 2022 की चुनाव आने वाले हैं, युवाओं की, खासकर आप लोगों की टीम की, जो महानगर की टीम है NSUI की, आप लोगों की क्या तैयारी है उसको लेकर? देखिए, एक बहुत सामान्य सी बात है, जनता खेल समझ चुकी है। आप अभी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव संपन्न हुए हैं, तो आप इसमें कहेंगे कि इसमें भाजपा की अच्छी खासी जीत हुई है, भाजपा को बधाई देना चाहिए। तो भाजपा को ही नहीं बधाई देनी चाहिए, बधाई DM SP इन सभी लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी ही बहुत मदद हुई है। उनके मदद के बिना ये जीत नहीं सकते थे। और सिर्फ यही नहीं, सपा की सरकार थी तब भी एक महिला को इसी प्रकार, जिस प्रकार से अभी महिला का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसी प्रकार ये सपा की सरकार थी, उन्होंने ऐसा किया। यही कृत्य सपा की सरकार ने भी किया। तो सपा और भाजपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। जनता अगर बहुत सोच रही है कि भाजपा बदल देंगे, सपा आएगी, वो कुछ करेगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये दोनों लोग सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और आप देख रहे हैं किस प्रकार से सिर्फ ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जिताने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, क्या क्या हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जिस प्रकार से SP को मार दिया गया, भाजपा वालों ने SP को मारा। यहीं खोराबार का एक वीडियो है कि पत्थर चला रहे हैं सपा के समर्थक पुलिस वालों पे। तो ये कहाँ तक न्याय संगत है? आप पुलिस पे पत्थर चलाएंगे? कश्मीर है ये, आप उत्तर प्रदेश को कश्मीर बनाना चाहते हैं, और बात आप कहते हैं कश्मीर में जाके कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश और तमाम चीज़ें बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं आप अलग अलग राज्यों में जाके, माननीय मुख्यमंत्री जी, और यहाँ पर तमाम घटनाएं हो जाती हैं, हम आप नहीं देखते हैं। रात में बिना पिता और माता को बताए हुए उसको पेट्रोल जार डालकर लड़की को जला दिया जाता है। ये सब घटनाएं जनता नहीं देख रही है। जनता पूरा इन लोगों का खेल समझ चुकी है। सपा और भाजपा ये एक ही थाली के हैं। अच्छा, बसपा का कोई रोल नहीं है, कारण ये है क्योंकि भाजपा के पास ED है, तो बसपा अगर बोलेगी तो वो घोटाले जो उतने हाथी बने हुए हैं करोड़ों के, वो तुरंत दबा दिए जाएंगे। तो वो भी टीम हो गई है भाजपा की, वो चुपचाप रहेगी, जब सपोर्ट की बात आएगी वो सपोर्ट करेगी। सपा की स्थिति आप देख ही रहे हैं, सपा, भाजपा और बसपा तीनों आप देख लिए। उत्तर प्रदेश में 33 वर्षों से कांग्रेस की सरकार नहीं है। कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी जिन्होंने अब तक 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए, सिर्फ ब्राह्मण ही मुख्यमंत्री कांग्रेस ने ही दिए ही हैं। जब बात आती है तो ये भी बात आनी चाहिए कि कौन सी पार्टी किस वर्ग को लेकर के चलती है। भाजपा, कांग्रेस किसी वर्ग और समुदाय की पार्टी नहीं है, लेकिन जो काम उसने किए हैं वो बताने चाहिए कि क्या उसने किए हैं। तो आने वाले समय में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सड़क पर संघर्ष कर सकती है, और जिसके नेता सड़क पर उतर के, माननीय प्रियंका गांधी जी सड़क पे उतरने का काम किया, सड़क पे उतर करके संघर्ष किया उन्होंने। पुलिस के साथ राहुल गांधी जी की धक्का मुक्की का आपने देखा। तो ये लोग सड़क पे उतरते हैं, और अखिलेश यादव जी ट्वीट करते हैं AC रूम में बैठ के, उनको वो पसंद है। और हमारी पार्टी के नेता भी सड़क पे आते हैं, कार्यकर्ता भी सड़क पे आते हैं। लगातार महंगाई को लेकर के हमारे कांग्रेस जन, मैं खुद व्यक्तिगत, हमारी महानगर की टीम, सभी लोग, पेट्रोल और डीजल के दाम जिस प्रकार से बढ़े हैं, ये वही भारत है। मुझे विश्वास नहीं होता है, जब 50 पैसे बढ़ जाते थे पेट्रोल के दाम, तो आदरणीय अटल जी बैलगाड़ी से संसद जाने का काम करते थे। आज पेट्रोल के दाम बढ़ते बढ़ते 100 रुपये तक सतक कर दिए, और कोई सुन लेने वाला नहीं, कोई जनता की सुनने वाला नहीं। जनता त्रस्त हो चुकी है, लेकिन वो जाए तो जाए कहाँ? अच्छा, आप मानते हैं जैसे
आप कह रहे थे अभी कि बीजेपी शासनकाल हो चाहे सपा का हो, सब में भ्रष्टाचार और ये सारी चीज़ें जी। जनता इनसे त्रस्त थी। तो 2017 के चुनाव में आपके भी तो अध्यक्ष जी राहुल गांधी, हालांकि आप NSUI के हैं, वो नेशनल मुद्दा है, लेकिन आप लोगों ने भी तो हाथ मिला करके चुनाव लड़ा था। नहीं देखिए, अगर वो इतने ही बुरे थे सपा वाले, तो आप उनसे हाथ मिलाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? नहीं देखिए, राजनीति में ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको लगता है कि सामने वाले जो भाजपा, क्योंकि आप भाजपा की नीतियों को देख रहे थे केंद्र में, तो आपको लगा कि भाजपा दूसरे तरह से काम कर रही है, ये बहुत गलत है देश के हिसाब से, देश को लेकर के। तो अगर उसका कोई विकल्प बन सकता है, हमारी स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं उतनी अच्छी रही होगी, तो हमें लगा कि हम विकल्प बन सकते हैं अगर साथ आ जाएं तो। और बाद में ये बातें गलत साबित हुई, क्योंकि जनता के हाथ में ही होती है सारी चीज़ें। जनता जनार्दन के हाथ में ही पूरा पावर होता है। लोकतंत्र की यही सबसे खूबसूरत बात है कि जनता जब चाहे, जिसको चाहे, जहाँ से चाहे उठा करके और उसको नीचे गिराने का काम करती है। तो ये बहुत बेहतरीन बात है कि जनता के हाथ में है। तो जनता नहीं पसंद की वो जोड़ी, जनता आने वाले समय में प्रियंका गांधी जी को पसंद करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पसंद करने जा रही है, इसका क्या मतलब? प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री के तौर पे आप देख रहे हैं? हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं कांग्रेस से। और मुझे पूरा विश्वास है कि आम जन जो इस समय पीड़ित है पेट्रोल से लेकर के और सरसों के तेल के दामों से, वो कांग्रेस को ही वोट देगा। और कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो फिर से महंगाई को अपने काबू में कर सकती है और देश को एक विकसित देश बनाने का काम कर सकती है। बाकी भाजपा और सपा ये सब के अंदर कुछ भी उस तरह की बातें नहीं है। ये लगातार महंगाई कम करने को लेकर के जो राजनाथ सिंह बैठ जाते थे लेकर के एक दबती बहुत हुई महंगाई की मार, और अब की बार मोदी सरकार कहाँ गई महंगाई? कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इससे खराब समय क्या आएगा? इतनी खराब व्यवस्था है कि आज पेट्रोल आप डालिए 100 रुपये गायब हो जाता है पेट्रोल टंकी से, पता ही नहीं चलता। उसके बावजूद कोई बात नहीं कर रहा है, तो ये बहुत चिंता का विषय है और युवाओं को सोचना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूँ युवाओं को कि आप समझिए, क्योंकि आने वाला समय आपको देखना है। क्योंकि आपके माता पिता और आपके अभिभावक ने देख लिया अपना समय, लेकिन अब जो आएगा समय वो आपका होगा। तो आपको चुनना है कि आप क्या चुनते हैं। कंप्यूटर किसकी देन है आज देश में? कोई बात नहीं करता। राजीव गांधी जी की देन है कंप्यूटर। लेकिन आप, अच्छा दिक्कत क्या है युवाओं के साथ? मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि क्यों लोग कांग्रेस को युवा जो है नहीं समझ पाता। नापसंद करता वो अलग बात है, समझ क्यों नहीं पाता? क्योंकि जब कांग्रेस ने काम किए तब तो वो थे ही नहीं इस पृथ्वी पे। तो गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है कि हम उन तक वो बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या क्या किया। अब हम पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश अब कांग्रेस जन, एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही सिर्फ इसी मुद्दे पे लगा हुआ है कि आम जन तक जो युवा हैं, जिनकी जो केंद्र में सरकार नहीं देखे हैं कांग्रेस की, या राज्य में सरकार नहीं देखे हैं कांग्रेस की। राज्य में तो मुझे लगता है कि तमाम लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि 33 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। 3 दशक पहले हमारी सरकार थी। तो उनको ये बताने का काम करना है कि हमारी सरकारों ने क्या क्या काम किए, क्या उचित काम किए, क्या देश हित में काम किया, सड़कें से लेकर के रोजगार के साधन क्या क्या दिए, वो सब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि युवा समझेगा और आने वाला समय कांग्रेस का है, ये आपका कहना है। खुद को लकी मानते हैं कि इतना जल्दी, आपने अभी बता रहे थे जब आपने विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, कोरोना काल में आपने शुरू किया राजनीतिक सफ़र भी आपने, तो इतना जल्दी महानगर अध्यक्ष आपको NSUI का एक पद दे दिया गया, एक जिम्मेदारी दे दी गई, खुद को लकी मानते हैं? नहीं देखिए, मुझे ईश्वर पे विश्वास रहा है। मैं शुरू से आस्तिक व्यक्ति हूँ और मैं बिना पूजा किए पानी नहीं पीता हूँ। ये मेरी शुरू से बचपन से आदत रही है। तो मैं स्नान करता हूँ, सुबह 5 बजे उठ करके स्नान करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। बजरंगबली में बहुत आस्था है, उन पे ही विश्वास करता हूँ। बजरंगबली की ही देन थी, बजरंगबली का आशीर्वाद कह सकते हैं। और बाकी ईमानदारी से मेहनत, शुरू से मेहनत रही है। मेहनत के साथ कभी कोई वो नहीं, क्योंकि यहाँ से लेकर के दिल्ली में संसद घेराव तक जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। NSUI के द्वारा संसद घेराव 12 मार्च को था, तो वहाँ भी गया। वहाँ भी जाकर के मैंने अपने मित्र के यहाँ रुकना उचित नहीं समझा। मैं जाकर के किसानों के बीच रहा। किसानों का आंदोलन चल रहा है, अभी भी चल रहा है। मैं वहाँ पे 2 दिन वहाँ रात्रि में वहाँ गुजारा और वहाँ पे भी मुझे बोलने का अवसर मिला। वहाँ से भी मैंने बताया कि मैं गोरखपुर से चल के आ रहा हूँ। कारण ये है कि क्योंकि दिल में है, जो दिल में है वो बाहर आना चाहिए। किसानों के प्रति, जो किसान हमारे लिए अन्न उपजाऊ करता है, जो अन्न उगाता है, जिसकी वजह से हम भोजन करते हैं, वो ठंड रात्रि में बैठा हुआ है
वहाँ पर, और हम यहाँ चैन से, अच्छा हमें कंबल में भी ठंडी लगती है अपने घरों में, और वो बिना कंबलों, बिना सीधे आसमान के नीचे बैठा हुआ है। तो इसको लेकर के दर्द होना चाहिए। हम युवा हैं, हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। लोग कहते हैं कि अपने आप से मतलब रखना चाहिए। आप अगर देश से नहीं मतलब रखेंगे तो आपका नागरिक होना, आपका जिंदा होना, मुझे लगता है कि ये नहीं सही है, फिर नहीं होना चाहिए। आदित्य जी, चलते चलते भविष्य की क्या योजनाएं हैं उस बारे में थोड़ा सा। देखिए, भविष्य की योजनाएं भविष्य के गर्भ में हैं। मैं इतना आपको आश्वस्त कर सकता हूं और गोरखपुर की जनता को भी आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं लगातार जनहित के जितने मुद्दे होंगे उस पर लगातार संघर्ष करूंगा। लोगों की मदद, राजनीति को लोग दूसरे तरीके से ले लेते हैं। मैं समझता हूं कि राजनीति सबसे बेहतर माध्यम होता है। अगर आपको अपने जीवन में लगता है कि आप पहले तो युवाओं को समझना चाहिए कि वो किस क्षेत्र में जा सकते हैं, क्योंकि आप हर क्षेत्र में जाके समाज की मदद कर सकते हैं। अगर आप पत्रकार हैं, आप पत्रकारिता करते हैं, तो ये भी देश के लिए एक बेहतर कार्य है। आप भी देश में योगदान कर रहे हैं, क्योंकि एक पत्रकारिता भी देश के लिए उतनी ही आवश्यक है जितना एक राजनेता, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर आप सच नहीं दिखाएंगे तो जनता तक बात नहीं पहुंचेगी। तो आप भी अपना देशहित में ही काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो भी लोग जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, करते हैं, वो देशहित में ही काम करते हैं। और लोगों को समझना चाहिए, एक उम्र पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और आप वहाँ अपना कितना दे सकते हैं। तो मैंने अगर ये फील्ड ये चुना तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पे अपना 100% दे सकता हूँ, और शुरू से लेकर के आलोचनाएं होती रहती हैं। आपको एक बात छूट गई, परिवार में भी तमाम दिक्कतें आती हैं कि जब आप राजनीति में जाते हैं, और सामान्य वर्ग से अगर आपके पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं रही है तो बहुत तकलीफें आती हैं। घर से ही आपको पहला सपोर्ट नहीं मिलता, तो ये बहुत मुश्किल का समय होता है। लेकिन वो समय भी धीरे धीरे बीत जाता है। शुरुआत मेरी मैं बताऊं आपको, ये जब शुरुआत में था, माता, क्योंकि घर का बड़ा पुत्र हूँ तो माता जी का विशेष स्नेह मिला है शुरू से ही। तो माता जी का विशेष स्नेह मिला है, तो बहुत लाड प्यार से बड़ा हुआ हूँ। तो 12 तक तो पढ़ाई अच्छी चल रही थी, अभी भी पढ़ाई अच्छी चल रही है और पढ़ाई अच्छी चलेगी भी ईश्वर के आशीर्वाद से। लेकिन जब आप एक बदल लेते हैं अपना ट्रैक पूरा, कि परिवार को लग जाए कि ये गलत, तो बड़ा विरोध होता है आपका घर परिवार में। अच्छा, पिताजी का बहुत विरोध था, हाँ, क्योंकि एक बार किसान 8 नवंबर की बात है, भारत बंद का ऐलान था, तो उसमें पुलिस द्वारा पकड़ भी लिया गया। तो परिवार में बात जब पता चली तो घर परिवार में बहुत दिक्कतें आई। तो शुरू में तो बड़ी मुसीबतें आ रही थी, लेकिन एक दिन मुझे एक वाकया याद आ गया। जब दैनिक जागरण वालों ने छापा, जब अखबार आया, तो मुझे तो, मैं देखा सुबह सुबह तो मुझे लग गया कि हाँ अखबार में हम हैं। तो हमने बंद करके, क्योंकि पिताजी के अखबार पढ़ने का समय था, वो हम पिताजी, मेरा ऊपर कमरे में है, छत पे है कमरा, नीचे पिताजी रहते हैं। अखबार नीचे आया, मैं गया, देखा अखबार में, मैंने चुपचाप रख दिया उसको। जब पिताजी ने देखा तो पिताजी मेरे छोटे भाई को बुलाए, उसको दिखाया, कह रहे यही हैं, कंफर्म कर रहे थे वो यही हैं। तो वो कंफर्म होने के बाद उन्होंने उसको काट करके अपने पास रख लिया। तो पहले विरोध, और फिर जब काट करके रख लिया तो अब उनको लग गया कि ये लड़का जो है अब ये इसी क्षेत्र में कुछ करेगा, क्योंकि अब इसका मन जो है अब बदल गया है, ये नई बात मानने वाला है। ये दुख रहा शुरू से कि परिवार वालों की भी कुछ अपेक्षाएं होती हैं अपने पुत्र से, कि वो, माता जी का शुरू से सपना रहा कि वो IAS बनाना चाहती थी, अभी भी वो है। जब बैठ जाते हैं, कहीं बातचीत होने लगती है, तो वो अभी भी कहती हैं बाबू छोड़ दो सर, पढ़ लो, एक सपना था मेरा। तो ये शुरू से मलाल रह गया कि उनका सपना नहीं पूरा हो पाया। लेकिन उम्मीद है कि कई उनके सपनों को छोड़ करके, एक माता का सपना अगर नहीं पूरा हुआ तो कईयों माताओं का सपना पूरा करने के लिए मुझे उम्मीद है कि मैं पूरा कर पाऊंगा। और अब परिवार सपोर्ट करता है, अब परिवार साथ है। निश्चित रूप से हमारे तरफ से भी आपको शुभकामनाएं हैं कि आप भविष्य में बहुत आगे बढ़ें। तो आदित्य जी, हमारे चैनल में हमको अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार से उत्कर्ष पत्रिका लगातार छात्र हितों से लेकर के तमाम सामाजिक मुद्दे उठा रही है, और आप बेबाकी से लोगों से प्रश्न पूछते हैं और युवाओं को खासकर मौका देते हैं, इसके लिए विशेष आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो व्यक्ति विशेष में हमारे साथ थे आदित्य शुक्ला जी, जो खुल करके बता रहे थे कैसे कोरोना काल में खासकर कि कैसे लोगों तक उनको मदद ये पहुंचा रहे थे। तो व्यक्ति विशेष में आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।